वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल स्टडी अनबाउंड। हमने पहले लेक्चर 1 में देखा था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। उसी क्रम में हम आज, जैसा कि हम पहले भी कमिटमेंट हमने किया था कि हम आगे लेक्चर 2 में सॉलिड फ्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो एक बार जस्ट मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमने पिछले क्या देखा था। लिक्विड फ्यूल्स के बारे में हमने देखा था कि क्या क्या लिक्विड फ्यूल्स जनरली हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो हमने देखा था फर्नेस ऑयल है, LSHS है और LDO है। दैट आर द कॉमनली यूज्ड लिक्विड फ्यूल्स। उसकी डेंसिटी के बारे में देखा था, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने देखा था, विस्कोसिटी देखा था, फ्लैश पॉइंट देखा था, पोर पॉइंट देखा था, स्पेसिफिक हीट देखा था, कैलोरीफिक वैल्यू देखा था, है ना। NCV देखा था और GCV देखा था। उसमें क्या अंतर है, सल्फ़र कंटेंट क्या होना चाहिए, एस कंटेंट ज़्यादा होने से कम होने से क्या इफ़ेक्ट होगा बर्नर पर। हमने ये सब पॉइंट को पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में हमने देख लिया था। तो इस पे हम लोग ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड फ्यूल्स एंड एवरीबॉडी नोज दैट द कॉमनली यूज्ड फ्यूल as a solid fuel is a coal. Coal is frequently used in every sectors, either it steel making or in a power generation. So आज हम पर्टिकुलरली कोल के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ solid fuels or properties of coal as a fuel. So coal is classified into three major types. So what are the three major types? Anthracite coal, bituminous coal and lignite coal. However, there is no clear demarcation. इनके बीच में कोई बहुत ही क्लियर भेद नहीं किया गया है। तो we can differentiate only on the carbon content in all available coals. So in anthracite coal it is a best quality coal and it contains 90% of carbon, and bituminous coal has a carbon content ranging from 70% to 85%. लिग्नाइट कोल हैज़ अ कार्बन कंटेंट बिलो 50%. सो आप ये कह सकते हैं कि एंथ्रासाइट जो कोल होता है वो एक बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। बट हम देखते हैं कि कॉमनली जो कोल यूज्ड इन इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रीज आर बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस कोल. द ग्रेडेशन ऑफ इंडियन कोल बेस्ड ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ एज बिलो. एक टेबल है, इसको बिल्कुल याद करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस पेपर में 50 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो MCQs होंगे 50, और बाकी के 50 सब्जेक्टिव होंगे। थोड़े से सब्जेक्टिव में से बहुत लेंदी नहीं होंगे, बहुत ही शॉर्ट में ही होंगे और फार्मूला बेस्ड होंगे। तो हमको कोशिश करना है कि 50 जो हमारे जो MCQs हैं, जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं, इसको हम 50 में से कम 45 नंबर्स हम इसमें लेके आएँ, ताकि हमको पास होने में फिर आगे की जो सब्जेक्टिव्स जो हम लिखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड मार्क्स होगा। अगर सही होगा तो 100% नंबर मिलना है। तो इसीलिए हम इसको बहुत ही फैक्ट्स को क्लियर करेंगे और अभी फोकस करेंगे कि जो 50 मार्क्स है उसको हम यहाँ से बिल्कुल क्लियरली हम इसको ले आएँ। तो फैक्ट्स बिल्कुल याद रखिए। सिंपल सा ऐसे आता है कि ग्रेड A कोल जो होता है उसकी CV कितनी होनी चाहिए, तो एक्सीडिंग 6200 किलो कैलोरी पर केजी। ऐसे ही B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, E ग्रेड, F ग्रेड, G ग्रेड। तो आप ये टेबल से देख के इसको याद कर लें, इसको डिस्कस करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एंड इन इंडियन इंडस्ट्रीज विच टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ द कोल इज कॉमनली यूज्ड, ये जानना बहुत जरूरी है, पूछ भी सकता है। तो दैट इज D, E and F कोल ग्रेड्स आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स। और आप देख सकते हैं D, E, F जो कोल्स हैं, इनके CV कितने होते हैं, आप इस टेबल से देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि कोल
कोल की जो प्रॉपर्टी है उसको ब्रॉडली कैसे डिफाइंड किया गया है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हीटिंग वैल्यू। what is the heating value? The heating value of the coal varies from coal field to coal field, means माइंस, अलग अलग माइंस में, जैसा हर कोई जानता है कि हम जैसा बोलते हुए कि उस माइंस का कोल बहुत अच्छा है, वहाँ का माइंस का कोल होता तो हमको बहुत अच्छा हेल्प होता, हमारे बॉयलर में जलने में बहुत ही मदद करता। मतलब है कि अलग अलग जियोग्राफिकल जो सिचुएशंस है वहाँ के हिसाब से जो माइंस होता है उसकी जीसीबी चेंज होती है, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। और जीसीबी हीटिंग वैल्यू को किस में मेज़र करते हैं हम? जीसीबी में, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? किलो कैलोरी पर केजी। इसको अच्छे से याद रखिए, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, किलो कैलोरी पर केजी। अब ये जानते हैं कि टिपिकल जो इंडियन कोल होता है उसकी जीसीबी कितनी होती है? तो 4,000 किलो कैलोरी पर केजी। इंडोनेशियन कोल 5500 किलो कैलोरी पर केजी। साउथ अफ्रीकन कोल 6000 किलो कैलोरी पर केजी। तो जैसा कि टेबल से आपको समझ में आ रहा है कि साउथ अफ्रीकन कोल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसीलिए डिमांडिंग भी है हमारे इंडस्ट्रीज़ में। इंडोनेशियन कोल का भी डिमांड होता है, कोक मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जनरली इंडियन कोल का कोक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ लो हीट वैल्यू। तो इससे आपको क्लियर हो गया यहाँ हीट वैल्यू क्या है। अब एनालिसिस ऑफ कोल, तो देर आर टू मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कोल। एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो हम इसको समझेंगे, व्हाट इज अल्टीमेट एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। द अल्टीमेट एनालिसिस डिटरमाइंस ऑल द coal component elements, solid or gaseous, and the proximate analysis determines only the fixed carbon, volatile matter, moistures and ash contents। तो जैसा कि अल्टीमेट एनालिसिस में कोल के सभी कंपोनेंट के बारे में, सॉलिड एंड गैसियस बोथ पार्ट को वह एनालिसिस डिटरमाइन करता है। बट इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ओनली द सॉलिड पार्ट्स आर डिटरमाइंड, मीन्स फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर कंटेंट एंड एश परसेंटेज। अब देखेंगे, आगे देखेंगे हम। द अल्टीमेट एनालिसिस इज डिटरमाइंड इन अ प्रॉपरली इक्विप्ड लेबोरेटरी बाय द स्किल्ड केमिस्ट। तो जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है वह बहुत ही स्किल की ज़रूरत होती है, और एक एजुकेटेड एक केमिस्ट ही उसको एक अच्छे इक्विप्ड लेबोरेटरी में ही उसका एनालिसिस कर पाता है। वाइल प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो होता है वो बहुत ही इजी, एक सिंपल ऑपरेटस, उसको हम मफल फर्नेस भी बोलते हैं। जस्ट एक ओवन फर्नेस जैसी चीज़ होती है, उसमें हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई भी डिटरमाइन कर सकता है, इसमें बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। बट हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए, जो ये फैक्ट्स है, अल्टीमेट एनालिसिस जो इक्विपमेंट जो यूज़ होता है नाउअडेज, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये नाम दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि कोल में जो प्रेजेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो पहले हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? मॉइस्चर कंटेंट इन कोल। मॉइस्चर कंटेंट इन कोल को कैसे मेज़र किया जाता है, अभी वन बाय वन बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत सीक्वेंस में ही एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम अगर किसी कोल में अगर उसका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करना है, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का एक कंपोनेंट क्या है? मॉइस्चर। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस यहीं से शुरू करेंगे, मॉइस्चर को पहले हम डिटरमाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे कि एक नॉन वेट पाउडर हम क्रश करके एक कोल का ले लेंगे, जो भी क्वांटिटी आप लिए हैं उसको हम एक ओवन में
उसको हम उसको गर्म करेंगे, करीब करीब 1 घंटा 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करेंगे, उसके बाद उसको ठंडा करेंगे और देन उसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो उसका वेट आएगा और पहले का जो वेट होगा, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने से जो वैल्यू आएगी वही उसका मॉइस्चर कंटेंट होगा। सपोज़ अगर आपको 100 ग्राम लिया था आपने, 100 ग्राम लिया था, और अगर उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बोला है, प्रोसेस करने के बाद अगर उसका फाइनल जो उसका वेट है मान लीजिए 94 ग्राम आता है, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि 6 ग्राम का लॉस है। तो वो कितना इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट है टू द ओरिजिनल वेट, उससे निकल सकता है कि कितना परसेंट उसमें मॉइस्चर कंटेंट है। तो वेरी क्लियर है, इसमें बहुत ही सिंपल है। मॉइस्चर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारा मॉइस्चर कंटेंट निकल गया, से X% निकल गया हमारा मॉइस्चर। अब जब मॉइस्चर निकल गया उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि वोलेटाइल मैटर निकालना है। अब वोलेटाइल मैटर कैसे निकालेंगे? अब फर्दर उसको फिर से हम उसको गर्म करेंगे फर्नेस में। जब फर्नेस में गर्म करेंगे 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसको ज़्यादा देर इतना हम उसको नहीं करेंगे कि वो पूरा जल जाए, जस्ट मतलब थोड़ा देर ही उसको गर्म किया जाता है। और फिर उसके बाद जब कूल करेंगे तब उसमें देखा जाएगा, जब आप उसको फर्दर जब ठंडा करके वेट करेंगे तो फिर उसका एक मान लीजिए 94 ग्राम बचा था, अब पता चला है कि वो 70 ग्राम ही बचा हुआ है। ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ इस एग्जाम्पल। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना था, पहले निकल गया, अब उसमें कितना आपका वोलेटाइल मैटर हो गया। तो एक चीज़ और जान लीजिए, वोलेटाइल मैटर इज़ नथिंग बट ए गैसियस फॉर्म प्रेजेंट इन अ सॉलिड फ्यूल। तो ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये भी जस्ट लाइक ये भी जब गर्म करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में जलकर वो उड़ जाता है, इसीलिए 900 डिग्री इसका टेम्परेचर रखा गया है और इसको ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में गर्म किया जाता है। तो वेरी क्लियर है। अभी हमारा वोलेटाइल मैटर भी निकल गया। अब इसमें फिर हम मेज़र करेंगे मेजरमेंट ऑफ कार्बन एंड एस। फर्दर द कार्बन फ्रॉम द क्रूसिबल यूज्ड इन द लास्ट टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट हमने किया वोलेटाइल मैटर रिमूव्ड एंड द क्रूसिबल इज हीटेड ओवर द बर्नर, है ना, बंसन बर्नर अंटिल द कार्बन इज बर्न्ड। तो अब इसको तब तक इसको गर्म करना है जब तक कि वो राख न बन जाए। तो अब इसको पूरा का पूरा इसको गर्म करना है और उसके बाद फिर हम जो ऐश जो बन जाता है उस ऐश का वेट करते हैं, पहले वेट और ऐश का वेट। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि जो पहले का वेट था और जो एस का जो वेट आया जो माइनस होके आएगा, दैट वेट इज़ अ फिक्स्ड कार्बन, उसमें उतना ही फिक्स्ड कार्बन होगा। तो ये सीक्वेंस में बिल्कुल करना है। तो फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हम निकालेंगे? मॉइस्चर निकालेंगे, मॉइस्चर कंटेंट, उसके बाद वोलेटाइल मैटर निकलेगा, फिर कार्बन और एस निकलेगा। ठीक है, कार्बन और S% निकल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इंडिकेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल मैटर, एस एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो इसको बिल्कुल याद रखना है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में 4 चीज़ का कैलकुलेशन किया जाता है कि उस सॉलिड फ्यूल में कितना फिक्स्ड कार्बन है, उसमें कितना परसेंटेज वोलेटाइल मैटर है, कितना एस कंटेंट है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है। यही 4 चीज़ का डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अब जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम जो एनालिसिस करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, हम उसको जानेंगे कि क्यों करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है हमको। तो फिक्स्ड कार्बन इज इन द सॉलिड फ्यूल लेफ्ट इन द फर्नेस आफ्टर वोलेटाइल मैटर इज distilled off. It consists mostly of carbon but also contains some hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen. Fixed gas gives the rough estimate of the
हीटिंग वैल्यू ऑफ द कोल। तो एक एक रफ एस्टीमेट करता है, क्योंकि हीटिंग जब तक हमको फिक्स्ड कार्बन पता नहीं होगा तो हम एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको कितना एनर्जी चाहिए ये जानने के लिए हमको फिक्स्ड कार्बन की बिल्कुल ज़रूरत है हमको। वोलेटाइल मैटर्स आर द मीथेन ये मैंने पहले भी बोला था कि वोलेटाइल मैटर जो होता है यह एक गैसियस टाइप का कंटेंट है जो कि फ्यूल में प्रेजेंट होता है ना। तो इसमें मोस्टली क्या गैसेस होते हैं? मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इनकम्बस्टिबल गैस भी होता है जो CO2 एंड N2 ये कोल में पाया जाता है। तो जनरली जो वोलेटाइल मैटर जो गैसियस फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है एज ए VM जिसको हम बोलते हैं, वो 20 से 35% के बीच में होता है। तो आप एक इसको याद रख सकते हैं, किसी भी कोल में टिपिकली इतना ही रेंज के अंदर में होता है। अब वोलेटाइल मैटर पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो वोलेटाइल मैटर जो होता है ये वोलेटाइल मैटर इंक्रीजेस द फ्लेम लेंथ को इंक्रीज करता है। किसी भी जब कोल में फ्लेम जब कैच करता है तो उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा अगर VM होगी उतनी उसकी फ्लेम लेंथ होगी, उसकी लपट जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ये बहुत जल्दी ईजियर टू इग्निशन होगा। तो इसीलिए बॉयलर में जलाने के लिए कोल का VM बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। और VM जैसा होगा वैसे ही हम फर्नेस का लेंथ हाइट को डिसाइड करते हैं और उसकी वॉल्यूम को। अगर हम कम VM के कोल के लिए डिज़ाइन करेंगे तो मेरा जो मेरा फर्नेस का जो हाइट होगा और जो वॉल्यूम होगा वो अकॉर्डिंगली कम ही रखा जाएगा। और जैसे ही VM ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा रखा, क्योंकि उसकी लपट काफ़ी अच्छी होगी, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वोलेटाइल मैटर। अब एस कंटेंट, तो एस कंटेंट एज यू नो एस इज़ ए इम्प्यूरिटी दैट विल नॉट बर्न, टिपिकली रेंज फ्रॉम 5 to 40%। तो ये तो आप जानते हैं कि जितना एस कंटेंट कम होगा उतना ही अच्छा है, एस कंटेंट ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, रिड्यूसेस हैंडलिंग एंड बर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीजेज हैंडलिंग कॉस्ट, इफेक्ट्स कंबस्शन इफिशिएंसी एंड बॉयलर इफिशिएंसी, कॉजेज क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग, ये सब प्रॉब्लम करता है ये। तो इसीलिए हमको एस कंटेंट जितना कम हो उतना ही वो कोल अच्छा होगा। अब मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट जैसा है कि मॉइस्चर इन द कोल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड, हैंडल्ड एंड स्टोर्ड। ये क्या होता है कि मॉइस्चर जैसा माइंस से आता है एज इट इज़ रिसीव्ड बेसिस पे ये रह जाता है, हैंडलिंग भी होता है ना। तो ये एक तरीके से हीट को लॉस करता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा इट डिक्रीजेज द हीट कंटेंट पर kg ऑफ कोल। तो मॉइस्चर कंटेंट कम होना ही अच्छा है किसी भी कोल में। इसका टिपिकल रेंज बस आप याद रखिए, यही आपको पूछ सकता है, द टिपिकल रेंज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन कोल इज 0.5 to 10%। इसको आप याद रखिए। अब सल्फ़र कंटेंट है, सल्फ़र कंटेंट टिपिकल रेंज ऑफ सल्फ़र कंटेंट इज 0.5 से 0.8% नॉर्मली। जो कोल में कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ़र भी होता है, बस उसको याद रखना है, 0.5 से 8% के बीच में होता है। अब हम अभी तक जो देख रहे थे दैट वाज द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, बट अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या एनालिसिस आएगा? अल्टीमेट एनालिसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या एनालिसिस आया था? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जहाँ आएगा मीन्स हमको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस निकालना है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कितने कंपोनेंट है? मात्र 4 कंपोनेंट हैं। क्या क्या कंपोनेंट है? मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एंड एस। ये 4 ही चीज़ हमको निकालना है उसमें। अब हम आते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। तो द अल्टीमेट एनालिसिस इंडिकेट्स द वेरियस एलिमेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ये क्या होता है? ये बहुत ही यूज़फुल होता है एयर की क्वांटिटी को निकालने के लिए। अगर हम किसी भी फ्यूल की
को कितना एयर चाहिए उसको जलने के लिए, यह अगर हमको प्री डिटरमाइन करना है तो हमको उसका अल्टीमेट एनालिसिस जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें कि अल्टीमेट एनालिसिस में जैसे कि हमने कहा कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, दीज आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स। तो इसका जानना हमको ज़रूरी है ना। तो अब ये देखना है कि टिपिकल अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, तो एक इंडियन कोल एंड इंडोनेशियन कोल, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है इंडियन कोल में, ये आप देख लीजिएगा। इसको मैं अननेसेसरी का वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ये देख लीजिएगा। ये दोनों में एक रिलेशन एक दिया हुआ है, इंडियन कोल एंड इंडियन। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कोल बेटर है, कौन सा कोल इन्फीरियर है और कौन सा कोल गुड क्वालिटी है। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको आगे भी यूज़ होगा, इसको आपको रटना पड़ेगा और ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्टीमेट एनालिसिस एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अब सपोज़ आपने अल्टीमेट एनालिसिस निकालना तो बहुत, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि अल्टीमेट एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्किल्ड एक हमको केमिस्ट चाहिए होगा, लैब टेक्नीशियन चाहिए होगा, तभी वो निकाल पाएगा। बट अगर सपोज़ अगर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है तो हमको कैसे करना है, तो देयर इज़ अ सम एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस, तो उसको हमको डिराइव करना पड़ेगा। अब वो डिराइव कैसे होगा, वो देखिए फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब अगर आपको निकालना है तो आपको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से तो आपने निकाल लिया है 4 चीज़, है ना, उससे आपको ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। जैसे परसेंटेज कार्बन निकालना, 0.97 सी मतलब कार्बन, प्लस 0.7 इंटू VM माइनस 0.1 ए मीन्स क्या है, परसेंटेज ऑफ एस, माइनस एम इंटू 0.6 माइनस 0.01 एम क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जिससे हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलेगा। हमारे पास प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के चारों जो कंपोनेंट हैं जो मैंने पहले बताया वो ऑलरेडी हमारे पास है। अब उससे हमको डिराइव करना है अल्टीमेट एनालिसिस के ये कंपोनेंट। तो फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो भी इस फॉर्मूला में होगा, क्योंकि हमारे पास कार्बन परसेंटेज निकाल चुके हैं, VM निकाल चुके हैं, हम एस कंटेंट निकाल चुके हैं, मॉइस्चर कंटेंट निकाल चुके हैं, वैसे ही नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो बहुत ही इजी है ये फार्मूला, आप देख लीजिए, है ना, ये फार्मूला। अब इसके बाद कुछ नहीं है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ एंड प्रिपरेशन ऑफ द कोल। तो कोल का स्टोरेज और हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन कैसे करना है, आप जानते हैं कि कोल एक ऐसा होता है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होता है। एक माइन से इसको लेके आना और फिर इसको स्टोरेज करना, ये ह्यूज एक लार्ज क्वांटिटी में होता है, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा हमारा इन्वेंट्री भी होता है। फिर इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड पोटेंशियल है, फायर हैजार्ड भी है, अदर माइनर लॉसेस भी है एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ कोल इनवुड, ऑक्सीडेशन होता है, विंड एंड कारपेट लॉस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके हैंडलिंग को। द मेन गोल ऑफ गुड कोल स्टोरेज इज़ टू मिनिमाइज कारपेट लॉस एंड लॉस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबस्चन। वो जो लोग काम किए होंगे कोल हैंडलिंग वगैरह में, वो जानते हैं कि कोल में बहुत ही अचानक से आग लग जाता है, उसका क्या रीज़न होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कारपेट कोल डस्ट एंड कोल सॉलिड्स कॉजेस कारपेट लॉसेस। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कोल के बारे में हम देखते हैं कि कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कोल प्रायर टू फीडिंग इनटू बॉयलर में पहले उसको फीडिंग करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर बॉयलर में हमको अच्छा उसका जो उसमें हीट है अच्छा चाहिए, तो उसके लिए पहले हमको कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा ताकि वो बॉयलर में बहुत अच्छे से जाके वो जले। नहीं तो क्या होगा, अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुअर कंबस्चन होगा,
कंडीशंस एंड इनएडिक्वेट फर्नेस टेम्परेचर होगा, हायर एक्सेस एयर रिजल्टिंग द हायर स्टैक लॉस, हमको हमको ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फिर एक अननेसरी का स्टैक से जो चिमनी से हमारा लॉस होगा, अनबर्न्ड ऐश बढ़ेगा हमारा जो कि एक लॉस होगा। तो अल्टीमेट फाइनल क्या होगा कि थर्मल इफिशिएंसी हमारी लो हो जाएगी। तो इसीलिए हमको कोल तो पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोल में पहले क्या होगा, साइजिंग ऑफ कोल। तो प्रॉपर साइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्रशर में इसको साइजिंग करके और फिर इसको सर्टेन इसको अगर पल्वराइज कोल बॉयलर है तो बिल्कुल इसको बारीक पाउडर कोल मिल में पीसा जाता है। तो यही है साइजिंग ऑफ कोल। इसको कितने में रखना है, इसको 6 से 4 के बीच में मोटा रखा जाता है। बट ऐसे पल्वराइज कोल है तो ये बिल्कुल माइक्रोन्स में इसकी साइज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कंडीशनिंग ऑफ द कोल। कंडीशनिंग ऑफ द कोल ऐसा हम समझते हैं कि जब इसमें फाइंस कंटेंट जब बढ़ जाता है कोल्स में तब ये जलने में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ना। तो ये फाइंस को हम कोल के साथ चिपकाने के लिए कुछ उसमें कंडीशनिंग करते हैं, मतलब कुछ छिड़काव कर देते हैं मॉइस्चर जैसा कोई चीज़, ताकि ड्यू टू सरफेस टेंशन वो जो सॉलिड कोल जो बड़ा कोल होता है उसके सरफेस पे ये चिपक जाता है जिससे हैंडलिंग करने में और फर्दर इसको यूज़ करने में हमको आसानी होता है। तो यही कंडीशनिंग ऑफ कोल है। इसके बाद ब्लेंडिंग ऑफ कोल। ब्लेंडिंग ऑफ कोल में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कम सीवी का कोल है, मीन्स कम कैलोरीफिक वैल्यू का कोल है और कोई ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू का कोल है। तो हम क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम उसका हीट वैल्यू लेने के लिए हम दोनों को ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग करके एक सर्टेन रेशियो में और तब फिर हम उसको फीड करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो कम जो एफसी जो फिक्स्ड कारण या कैलोरीफिक वैल्यू का कोल होगा वो भी उसके सपोर्ट में और जल जाएगा और दोनों मिला के हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यही है कोल में, इतना ही है। इसके बाद हम फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस फ्यूल्स की। तो वो हम एक अलग चैप्टर में उसको हम डील करेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा हो जाएगा। तो हमने पहला लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स, दूसरा में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड फ्यूल्स देखा। अब तीसरा जब हम लेक्चर में देखेंगे उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस फ्यूल्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल बनाने में फिर हम जाएंगे। न्यूमेरिकल में जनरली हमको इसको साइकोमेट्रिक एयर निकालना पड़ेगा कि तो उसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।